हेलो बच्चों। अब इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सो बच्चों, फर्स्ट लॉ ने रेफर किया था कि बॉडी पर जो नेट एक्सटर्नल फोर्स है अगर वो जीरो हो जाए तो इट मींस बॉडी में जो प्रोड्यूस होने वाला एक्सेलरेशन है दैट विल आल्सो बी जीरो। बट जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है वो एक ऐसी जनरल सिचुएशन को रिफर करता है जब बॉडी पर एक नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करता है। तो ये अफर्मेटिव स्टेटमेंट है। तो ये बताएगा कि नेट एक्सटर्नल फोर्स का बॉडी में प्रोड्यूस्ड एक्सेलरेशन के साथ में क्या रिलेशन है। तो दिस इज न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल बताया गया है मोमेंटम को, जिसको हम डिफाइन करते हैं द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। एंड सिंस दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मोमेंटम भी वेक्टर, वेलोसिटी भी वेक्टर है। तो यहाँ बताया हुआ है कि मोमेंटम इज क्लियरली अ वेक्टर क्वांटिटी। सो यहाँ हम देख सकते हैं कुछ कॉमन एग्जांपल्स एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। सपोज अ लाइट वेट व्हीकल से अ स्मॉल कार एंड अ हैवी वेट व्हीकल से अ लोडेड ट्रक आर पार्क्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड। दोनों ही रोड पर पार्क किए गए हैं। अब हम जानते हैं कि अगर हम लाइट वेट व्हीकल यानी कि कार को मूव करवाना चाहते हैं तो हमें कम फोर्स लगाना पड़ेगा, जबकि ट्रक को मूव करने के लिए हमें ज्यादा ग्रेटर फोर्स लगेगा। सो इट मींस क्या हुआ यहाँ पर कि जो ग्रेटर अपोजिंग फोर्स है वो हैवी बॉडी को स्टॉप करने के लिए ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द लाइट बॉडी फॉर द सेम टाइम। सिमिलरली इफ टू स्टोन्स, दो स्टोन्स में से एक लाइट स्टोन है दूसरा हैवी स्टोन है, अगर हम दोनों स्टोन्स को एक साथ टॉप ऑफ द बिल्डिंग से नीचे ड्रॉप कर दे तो हम देख सकते हैं कि एक पर्सन जो कि ग्राउंड पर खड़ा हुआ है वो लाइट स्टोन को ज्यादा इजीली कैच कर पाएगा। सो इसका मतलब हुआ कि जो बॉडी का मास है वो एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर है जो कि इफेक्ट ऑफ फोर्स को रियलाइज करवा सके। देन बच्चों, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पैरामीटर है हमारे पास में स्पीड। For example, a bullet fired by a gun can easily pierce human tissues before it stops, resulting in casualty. मतलब ये हमें एक बुलेट का इफेक्ट बताया हुआ है कि इवन कैजुअलिटी भी हो सकती है उससे। बट जो एक सेम बुलेट को अगर हम मॉडरेट स्पीड से फायर करें तो वो बहुत ज्यादा डैमेज कॉज नहीं करेगी। सो इसका मतलब हुआ कि अगर मास कांस्टेंट है, जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल लिया गया है बुलेट का, तो बुलेट का मास कांस्टेंट है, ठीक, ग्राम्स में होगा। सो अगर एक गिवन मास के लिए हम ग्रेटर स्पीड की बात करते हैं तो उस बॉडी को हमें स्टॉप करने के लिए उतना ही अपोजिंग फोर्स उसी अमाउंट में ग्रेटर प्रोपोर्शनैलिटी में लगाना होगा। तो हम बोल सकते हैं कि मास एंड वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है जो कि मोमेंटम है दैट इज एविडेंटली अ relevant variable of motion. So greater the change in momentum in a given time, the greater is the force that needs to be applied. अब और एग्जाम्पल्स आप एनसीईआरटी में से समझे। नेक्स्ट है बच्चों यहाँ पर हमारे पास में इसका कंक्लूजन कि does the same force for the same time causes the same change in momentum for different bodies। तो हम डिफरेंट बॉडीज ले रहे हैं, मान लेते हैं दो डिफरेंट बॉडीज, दोनों की मासेस सेम नहीं है, बट दोनों पर हमने क्या किया, सेम फोर्स लगाया सेम टाइम के लिए। सो हमें सेम चेंज इन मोमेंटम दोनों बॉडीज में देखने को मिलेगा। ठीक, सो यहाँ पर हम बोल सकते हैं इस तरह से। नेक्स्ट यहाँ पर एक एग्जाम्पल सजेस्टेड है कि suppose a stone is rotated with uniform speed in a horizontal plane by means of a string, the magnitude of momentum is fixed, but its direction changes। तो यहाँ पर momentum क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो मोमेंटम का डायरेक्शन भी चेंज होगा हर मोमेंट। So a force is needed to cause this change in momentum vector. This force is provided by our hand through the string। तो ये जो पर्सन इसको रोटेट कर रहा है, इसका जो हैंड है वो इसको मोमेंटम प्रोवाइड कर रहा है। तो एक्सपीरियंस सजेस्ट दैट आवर हैंड नीड्स टू exert a greater force if the stone is rotated at greater speed or in a circle of smaller radius। सो बच्चों यहाँ पर बोला गया है कि ग्रेटर द चेंज रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम वेक्टर द ग्रेटर इज द फोर्स अप्लाइड।
सो इसको हम बोल सकते हैं कि अदर वर्ड्स में वाइस वर्सा फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। सो यहाँ एक के कांस्टेंट लगा दिया, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अब हम लेंगे टाइम इंटरवल को इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल, तो जो हमें डेल पी अपॉन डेल टी क्वांटिटी मिलेगी वो मिल जाएगी हमें डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू टी, जिसको हम बोल सकते हैं डी बाई डी टी। दिस इज डी बाई डी टी ऑफ मोमेंटम। तो एफ आ जाएगा के डी बाई डी टी ऑफ पी। तो बॉडी का अगर मास कांस्टेंट है तो ये जो मास है वो डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाएगा, तो हमें मिल जाएगा m मल्टीप्लाइड बाई डी टी ऑफ वेलोसिटी, सो विच इज द एक्सेलरेशन। तो फोर्स आ जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन। सो जो हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम मिलेगा दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो बच्चों सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन को कुछ इस तरह से भी फ्रेम कर सकते हैं, F इज इक्वल टू के एम ए, जो कि शो करता है कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ए। अब बच्चों अगर हम यहाँ से चेक करें कि एसआई यूनिट ऑफ फोर्स मिलेगा हमें न्यूटन, और अगर हम इस फॉर्मूले से डायमेंशनली चेक करें तो दिस इज 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो अगर फोर्स जीरो है इट मीन्स बॉडी कैसे वेलोसिटी से चल रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है। तो यहां से क्या हुआ कि जो सेकेंड लॉ है दैट इज ऑब्वियसली कंसिस्टेंट विद द फर्स्ट लॉ। तो इसमें आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रूव सेकेंड लॉ विद द हेल्प ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। ठीक, सो ये हमारे पास में इसका प्रूफ हो गया। अब है हमारे पास ये एक क्वेश्चन आ सकता है आपको कि प्रूव न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इन द वेक्टर फॉर्म। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि फोर्स इन एक्स डायरेक्शन विल बी इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन, सिमिलरली फॉर वाई एंड जेड डायरेक्शन। इट मीन्स हुआ कि जो फोर्स है वो अगर वेलोसिटी के पैरेलल नहीं है, जबकि वेलोसिटी से वो कुछ एंगल बताता है, तो वो क्या करेगा फिर, सिर्फ वो जो फोर्स है वो अपने डायरेक्शन के अलोंग वाला जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो चेंज कर देगा। ठीक है, सो हम बोल सकते हैं कि ऐसा कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो कि फोर्स के नॉर्मल है यानी कि परपेंडिकुलर है वो अनचेंज रहेगा। तो इसमें हम बोल सकते हैं एक प्रोजेक्टाइल का एग्जांपल ले सकते हैं कि प्रोजेक्टाइल मूव करता है अंडर ग्रेविटी, तो इसलिए जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो अनचेंज रहेगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स एक्ट नहीं हो रहा। अब बच्चों थर्ड पॉइंट दिया है कि द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज एप्लीकेबल टू अ सिंगल पॉइंट पार्टिकल। एक सिंगल पॉइंट पार्टिकल जिसका मास बिल्कुल आइसोलेटेड मान सकते हैं उसके लिए ही एप्लीकेबल है, जो कि इक्वेशन 4.5 में गिवन है। तो इक्वेशन 4.5 क्या है देखिए हमारे पास में, दिस इज एफ इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये हमारे पास इक्वेशन 4.5, एंड दिस इज इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ जो एनी इंटरनल फोर्सेस है सिस्टम में, जो कोई भी अपने आप में इंटरनल फोर्सेस लग रहे हैं वो एफ में इंक्लूड नहीं होंगे। तो एफ का मीनिंग क्या है बेसिकली, द टोटल एक्सटर्नल फोर्स। तो कभी भी जब आप न्यूटन सेकेंड लॉ लगाएंगे तो उसमें आप सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल फोर्सेस ही लगाएंगे। अब बच्चों यहाँ दिखाया गया एक एग्जाम्पल, डेली लाइफ एग्जाम्पल है ये, कि यहाँ देख सकते हैं हम कि इस ये जो मूविंग व्हीकल है ये दिखाया हुआ है हमें मोशन। मूविंग व्हीकल में से जब एक स्टोन ड्रॉप किया जाएगा, ये एक स्टोन ड्रॉप किया गया, तो यहाँ पर कोई भी इसमें हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन नहीं है। तो एयर रेजिस्टेंस को तो हमें पूरे 11th क्लास में इग्नोर ही करना है। तो जो स्टोन है वो अपने एक्सेलरेशन की कोई भी मेमोरी कैरी नहीं करता, जो कि ट्रेन में था। तो फिर इसका मतलब है जो स्टोन है उसमें हमें क्या मिल रहा है, सिर्फ वर्टिकल एक्सेलरेशन मिल रहा है, दैट इज ड्यू टू ग्रेविटी। तो हमें इसका इस तरह का पाथ मिल जाएगा। हम देख सकते हैं बच्चों की जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है, वो एक लोकल रिलेशनशिप है एफ और ए में। सो हम बोल सकते हैं इसमें पार्टिकल की कोई भी जो हिस्ट्री है वो रिटेन नहीं होती है। अब यहाँ एक एग्जांपल दिया गया कि एक बुलेट है जिसका मास है 0.04 kg और इसकी स्पीड दी हुई है हमें कांस्टेंट। ये एक हैवी वुडन ब्लॉक में एंटर करती है, स्टॉप कर जाती है, मतलब इसकी फाइनल स्पीड हो जाएगी 0। तो हमें पूछे व्हाट इज द एवरेज रेजिस्टिव फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक। अब
फोर्स कौन एक्सर्ट कर रहा है? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है क्वेश्चन में जो आपसे पूछी जाती है। तो ऑब्वियसली अगर यहाँ वर्ड यूज़ किया हुआ है रेजिस्टिव फोर्स, तो रेजिस्टिव फोर्स हमेशा कैसा लगता है? हम पहले पढ़ चुके हैं, जो कि बॉडी के मोशन को अपोज़ करता है, ठीक है? तो हम यहाँ फिर बोल सकते हैं बच्चों कि जो रिटार्डेशन आएगा हमारे पास में, हम यहाँ लगाएँगे काइनेमेटिक इक्वेशन। ये आ जाएगा हमारे पास काइनेमेटिक इक्वेशन, तो हमारे पास v तो 0 है, तो फिर आप u को पुट कर देंगे तो हमें a की वैल्यू, ये तो 0 मिल गया, तो हमें a मिल जाएगा माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2s। वैल्यूज पुट करेंगे तो एक्सेलरेशन ई मीन्स रिटार्डेशन के फॉर्म में मिल रहा है। सो रिटार्डिंग फोर्स क्या आ जाएगा हमारे पास में? मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। सो दिस इज 270 न्यूटन। सो ये एक्चुअल जो रेजिस्टिव फोर्स है जो कि बुलेट में क्या प्रोड्यूस कर रहा है? रिटार्डेशन दैट मे नॉट बी यूनिफॉर्म। सो हमें इसलिए जो आंसर में मिल रहा है वो एवरेज रेजिस्टिव फोर्स है। अब बच्चों नेक्स्ट देखेंगे अगर एग्जांपल 4.3, यहाँ गिवन है हमें कि हम मोशन ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास m को डिस्क्राइब कर रहे हैं बाय इट्स पोजीशन इक्वेशन विच इज y इज इक्वल टू ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ जो पोजीशन है वो कांस्टेंट नहीं है, तो दैट इज फंक्शन ऑफ टाइम। हमें फाइंड करना है कि इस पार्टिकल पर कितना फोर्स एक्ट होता है। तो बच्चों यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम कैलकुलस मेथड लगा लेंगे। पहले वेलोसिटी निकालेंगे डिफरेंशिएट करके। तो दिस इज डी बाय डी टी ऑफ वाई की वैल्यू, वाई का इक्वेशन क्या है? ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव आ गया u, सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव आएगा 2gt, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये सिर्फ gt मिल जाएगा आपको। अब इसको फिर से जब आप एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो मिल जाएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जो फोर्स मिलेगा हमें वो हो जाएगा हमारे पास में mg। सो ये जो इक्वेशन है वो बता रहा है कि पार्टिकल का अंडर ग्रेविटी मोशन क्या होगा, जहां y है हमारे पास में पोजीशन कोऑर्डिनेट। अब देखेंगे बच्चों हमारे पास में इम्पल्स। तो इम्पल्स बेसिकली प्रैक्टिकली क्या है कि व्हेन अ लार्ज फोर्स एक्ट्स फॉर अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन प्रोड्यूसिंग अ फाइनाइट चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी, मीन्स एक फोर्स लगेगा, लार्ज फोर्स लगेगा। अब डेफिनेटली अगर लार्ज फोर्स लग रहा है तो हमने देख लिया सेकेंड लॉ में कि वहां पर चेंज इन मोमेंटम प्रोड्यूस होगा। तो जो हम लार्ज फोर्स लगा रहे हैं वो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए लगा रहे हैं, तो जो चेंज इन मोमेंटम है वो कांस्टेंट हो जाएगा, फाइनाइट हो जाएगा। जैसे कि बॉल का एग्जांपल लिया है कि एक बॉल जब बॉल को हिट करती है और बाउंस बैक करती है, तो बॉल पर जो बॉल फोर्स लगा रही है बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए लग रहा है, जबकि दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल शॉर्ट टाइम के लिए कांटेक्ट में आते हैं। तो ऑल्दो द फोर्स वाज लार्ज इनफ, तो फिर मोमेंटम तो रिवर्स हो गया बॉल का, क्योंकि बाउंस बैक हो चुकी है वो। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं? इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम ड्यूरेशन, एंड डायमेंशनली हम इसको बोल सकते हैं कि दिस इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम। सो बच्चों बेसिकली इम्पल्सिव फोर्स की डेफिनेशन आपको आ सकती है एग्जाम में, व्हाट इज एन इम्पल्सिव फोर्स, क्योंकि आप इम्पल्स तो जानते हैं, बट इम्पल्सिव फोर्स इज वेरी सिंपल। When a large force acting for a short time on a body to produce a finite change in momentum, this is called as an impulsive force. तो impulsive force को हम लोग conceptually different categories में put करते हैं। So न्यूटोनियम मैकेनिक्स में बताया गया है कि ऐसा कोई डिस्टिंक्शन नहीं है। So it is just like another force. हर केस में जहाँ फोर्स लग रहा है तो इम्पल्स भी वहां पर एक्ट होगा, बट वहां पर जो फोर्स लगेगा उसको हमें मानना है कि वो शॉर्ट टाइम के लिए एक्ट होगा। अब बच्चों यहाँ एक एग्जाम्पल दिया है कि अ बैट्समैन हिट्स बैक अ बॉल स्ट्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ द बॉलर विदाउट चेंजिंग इट्स लीनियर इनिशियल स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड इफ द मास ऑफ द बॉल इज 0.15 kg, डिटरमाइन द इम्पल्स इम्पार्टेड टू द बॉल। मानना है हमें कि जो बॉल है वो 1D मोशन करती है, मतलब यूनिडायरेक्शनल है, स्ट्रेट लाइन मोशन है। तो बच्चों चेंज इन मोमेंटम क्या होगा हमारे पास में? मास मल्टीप्लाइड बाय फाइनल स्पीड माइनस मास मल्टीप्लाइड बाय इनिशियल स्पीड। तो बिकॉज बाउंसिंग बैक हो रही है यहाँ पर, तो फिर आप जो इनिशियल स्पीड को लेंगे वो फाइनल से अपोजिट साइन में लेंगे। तो यहाँ मिल जाएगा हमें चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू 3.6 न्यूटन सेकेंड, ठीक। बिकॉज इम्पल्स का फॉर्मूला क्या आता है हमारे पास में? फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम, तो यूनिट आ जाएगी न्यूटन सेकेंड।
अब इसका जो डायरेक्शन है, क्योंकि बॉलर ने बैट्समैन को थ्रो की बॉल एंड बैट्समैन ने बॉलर को रिटर्न कर दी, तो डायरेक्शन होगा बैट्समैन से बॉलर तक। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जहाँ फोर्स ऑन द बॉल लग रहा है बाय द बैट्समैन एंड द टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द बॉल एंड द बैट आर डिफिकल्ट टू नो, बट दैट इज ऑब्वियसली शॉट। सो बच्चों, आई होप आपको अभी तक दोनों लॉ समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। Thank you.